तो हेलो सभी को। मेरा ना वीडियो शुरू करने से पहले ना आप सभी से ना एक सवाल है, ठीक है? और सवाल को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखो, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक HTML का वेब पेज खोल रखा है जो कि HTML से बना हुआ है, ठीक है? अब इसमें ना एक बटन है, और बटन पे जो वैल्यू है ना वो स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, वैल्यू जो है 0 से 1 हो जा रही है। सिंपल है ना? तो इसको जावास्क्रिप्ट में ये सब कैसे होता है? अगर मैं आपको इस चीज का कोड दिखाऊं, तो कोड में क्या हो रहा होगा कि एक मेरे पास H1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसपे 0 लिखा होगा। दूसरा क्या होगा, बटन बना होगा जो कि हम देख पा रहे थे उधर में। एंड स्क्रिप्ट के अंदर में जो मैंने जेएस लिखी है उसके अंदर में क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बना रखा है जिसमें नाम है काउंट, और काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है। और बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है, काउंट की वैल्यू एक एक से बढ़ती जा रही है। सिंपल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जब काउंट की वैल्यू एक एक से बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है फिर उसके बाद में, इनर टेक्स्ट की मदद से वो काउंट की वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दी जा रही है। किसको पकड़ के, डिस्प्ले को पकड़ के। सिंपल। अब मैं अगर आपसे यही सवाल पूछूं कि ये एक बटन है, सिंगल बटन है, क्या आपकी वेबसाइट में या जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें क्या एक सिंगल बटन होता है? नहीं, वहां पर बहुत सारे मल्टीपल बटन्स होते हैं, और उनके क्लिक करने पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो कि तुम मैन्युअली ट्रैक नहीं कर सकते हो। ये तो सभी जानते हैं कि कौन सा एलिमेंट कब अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, ठीक है? ये सब तुम खुद हैंडल नहीं कर सकते। बोरिंग है, और एरर प्रोन भी है। भाई एरर भी बहुत सा आ सकते हैं उसमें। इतना तो सभी को पता होगा कि एरर भी उसमें बहुत ज्यादा आ सकते हैं। अब तुम सोचो एक चीज, ठीक है? प्रॉब्लम तो आप सभी को क्लियर हुई कि भाई जीएस के अंदर में क्या हो रहा है, चीजें मैन्युअली हैंडल करते हैं, और कौन सा एलिमेंट कब अपडेट करना है, कैसे करना है, ये सब भाई तुम्हारा काम है। छोटी सी बात है। अब छोटे ऐप में तो ठीक है, लेकिन बड़ी ऐप में ना ये डरावना सपने जैसा बन जाता है। बहुत ही खतरनाक, एकदम डरावने सपने जैसा। कैसा? एक डरावने सपने जैसा। तो क्या बेटर तरीका है? बेटर तरीके का नाम है रिएक्ट। रिएक्ट नाम है उस बेटर तरीके का, ठीक है? अब सीधी सी बात आ जाती है कि रिएक्ट है क्या। तो मैं अगर अपना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन करूँ, तो मैं यहाँ सबसे पहले ना एक चीज लिखना चाहूंगा, ठीक है? बहुत ही छोटी सी चीज लिखना चाहूंगा जिसका नाम है एक मनस्टैक। मनस्टैक के बारे में तो सभी ने सुना होगा। मनस्टैक के अंदर में ये जो हमारा आर है ना, ये आर डिनोट करता है रिएक्ट को। अब रिएक्ट है क्या? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो कि क्या है, लाइब्रेरी है ना कि फ्रेमवर्क है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हमें यूआई बनाना, जो हम यूआई बनाते हैं ना अपने वेब पेज की, उसको बनाने में आसानी करता है। यानी कि उसको आसान करता है। रिएक्ट क्या करता है, इसमें तुम एक कंपोनेंट बनाते हैं, एंड हर एक कंपोनेंट अपने आप में खुद का छोटा सा एलिमेंट और एक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक कंटेन करता है। जैसे कि नैवबार एक कंपोनेंट है, जो यहाँ पर मैंने बटन बनाया था, ये भी एक कंपोनेंट बन के आएगा उसमें। इवन हर एक चीज कंपोनेंट है उसमें। अब उन कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल करके हम एक कंप्लीट पेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि चलो ठीक है, रिएक्ट तो एक लाइब्रेरी है, उसमें कंपोनेंट से काम करते हैं, लेकिन रिएक्ट हेल्पफुल कैसे है? अब तुम यहाँ पर अगर देखो, जिस टाइम पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो डॉम में चेंजेस हो रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है, कंप्लीट डॉम में चेंजेस हो रहे होंगे या फिर पर्टिकुलर इस बटन की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस हो रहे होंगे? अभी के लिए तो हमारे पास ये बटन है सिर्फ, और ये टू लिखा हुआ है। तो अभी तो तुम कह सकते हो सर इसमें चेंजेस हो रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर और भी चीजें होती, नैव बार होता, कंप्लीट एक वेब पेज होता, तो सिर्फ इस बटन के क्लिक करने पे ये वैल्यू में चेंजेस नहीं, कंप्लीट डॉम में चेंजेस आ रही होती। अगर हमें एक सिंगल वैल्यू भी चेंज करनी है ना, तो क्लिक करने पे कंप्लीट डॉम में चेंजेस आएंगे, ना कि एक सिंगल चीजों। तो यहीं पर एक कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास में, क्या पता है? वर्चुअल डॉम। क्या कंसेप्ट आ जाता है? वर्चुअल डॉम। अब सवाल ये आता है कि ये वर्चुअल डॉम है क्या? और मेरा जवाब ये आ जाता है कि जिस मोमेंट पर
तुम रिएक्ट में एक वेब पेज बनाते हो, ठीक है। जिस मोमेंट पर तुम रिएक्ट के अंदर एक वेब पेज बनाते हो ना, या रिएक्ट छोड़ो, सबसे पहले मान के चलो जिस मोमेंट पर ना तुम एक वेबसाइट बनाते हो और उसको चलाते हो ब्राउजर के ऊपर, तो कंप्लीट एक डॉम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि रियल डॉम का मतलब सिंपल सा है कि ब्राउजर का एक्चुअल पेज स्ट्रक्चर। जब तुम कुछ चेंज करते हो रियल डॉम में, तो ब्राउजर दोबारा से उस पेज को रेंडर करता है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इस चक्कर में हमें यहाँ पे एचटीएमएल की जो साइट्स है ना, वो काफी स्लो फील करती है। तुमने देखा होगा जब भी एचटीएमएल साइट में चेंजेस होते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे कि हम पेज चेंज करते हैं तो ये रिलोड करता है बार। ये दिक्कत है एचटीएमएल की साइट के साथ। ठीक है, अब मान के चलो तुम एक आर्किटेक्चर हो, तुम्हें ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, अब उस बिल्डिंग में तुम क्या करोगे? क्या तुम डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे? तुमने पहले एक कमरा बनाया उसके अंदर में एक छोटा सा, फिर दूसरा कमरा बनाया उसके अंदर में, इस तरीके से तुम मल्टीपल कमरे बना रहे हो उसके अंदर में। अब मान के चलो कि तुम्हें ये वाला कमरा पसंद नहीं आया, तो तुम इस कमरे को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक सकते हो? नहीं फेंक सकते, बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर बिल्डिंग बन गई तो उसमें क्या होगा? अगर तुम्हें ये कमरा हटाना है तो ये तोड़कर दोबारा से रीशेप करना होगा। अब वहीं पे मान के चलो कि तुम ये बिल्डिंग ना बनाकर उसका एक छोटा सा ब्लूप्रिंट बना रहे हो, जिसमें कि तुमने ड्रॉ करा ये एक कमरा है, और ये एक और कमरा, इसके अंदर में हम एक और कमरा बना लेते हैं। इस तरीके से तुमने मल्टीपल कमरे बना लिए। अब क्या तुम्हें इस कमरे को हटाना है तो क्या तुम इस पूरे, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर चेंजेस करनी है, तुम्हें अगर यहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है, जैसा मान के चलो ये कमरा है, इस कमरे को हटाना है, तो सिर्फ तुम यहाँ से मिटा दोगे इस कमरे को। क्या करोगे? इस कमरे को यहाँ से मिटा दोगे, सिंपली, बहुत सिंपल है, इसको यहाँ से मिटा दोगे। और दोबारा से उस कमरे को कहाँ पर बनाना है तुम्हें? मान के चलो इस कमरे के नीचे बनाना है, यहाँ बना दोगे। इस तरीके से तुम मल्टीपल ब्लूप्रिंट्स बना सकते हो, और जब फाइनल हो जाए तब एक्चुअल कंप्लीट बिल्डिंग बना सकते हो। तो यही कंसेप्ट आ जाता है रियल डॉम का और किसका, वर्चुअल डॉम का। मान के चलो ये तुम्हारा रियल डॉम, ठीक है, और ये तुम्हारा वर्चुअल डॉम। स्टार्टिंग में तुमने इसके अंदर कुछ कुछ लिख रखा है, ठीक है, तुमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसके अंदर कुछ कुछ चीजें लिखा। अब क्या हुआ कि जिस मोमेंट पर तुमने पेज को खोला, उस मोमेंट पर उसका कंप्लीट फॉर्म आ गया। और उसी मोमेंट पे रिएक्ट ने क्या करा कि इसकी एक कॉपी बना ली, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डॉम कहते हैं। एज इट इज इसमें भी ये दो लाइनें आ गई, सेम इसी तरीके से जैसे कि हमारे रियल डॉम के अंदर है। अब जिस मोमेंट पे ये दो लाइनें आई, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हमने फिर से एक और लाइन बना दी अपने उसमें, तो क्या तुम्हें क्या लगता है ये जो कंप्लीट है इसको मिटाकर दोबारा से कॉपी बनेगी? नहीं। जो ये डॉम है ना, वर्चुअल डॉम, ये पुराने जब चेंजेस होंगे उसी मोमेंट पर ये कंपेयर करेगा पुराने वर्चुअल कॉपी से, और फिर देखेगा कि रियल डॉम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, और पुराने को अपडेट कर देगा, और सिंपली बिना कुछ करे सिर्फ एक लाइन और लगा देगा। इतना सा काम करेगा। और ये क्या हुआ, तुम्हें नहीं लगता ये चीजें ज्यादा फास्ट है? कंप्लीट लाइन या फिर कंप्लीट इसकी कॉपी दोबारा करने के बजाय, या फिर दोबारा नए सिरे से बनाने के बजाय एक सिंगल कॉपी बनाई, एंड उस कॉपी को कंपेयर करा उसके उससे रियल टर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं, और जहां पर चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्यों? है ना बढ़िया चीज। अब जैसे कि एक वर्चुअल डॉम कॉपी रखता है ना, ठीक है, जब पूरा वर्चुअल डॉम से कंपेयर करते हैं, ठीक है, वर्चुअल डॉम जब कंपेयर करता है डॉम से, तो उस चीज को हम कहते हैं क्या, डाइपिंग। DIFFING, डाइपिंग। और जब ये कॉपी हो जाता है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब सिर्फ जो पार्ट, जो कि ये एक्चुअल में ये वाला पार्ट सिर्फ एक लाइन आई है ना, जब ये लाइन रियल डॉम में अपडेट करता है, ठीक है, रियल टर्म से अपडेट करता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन। ये दो वर्ड्स हैं,
क्या है, दोबारा से सुन लो। पुराने वर्चुअल डॉम से कंपेयर करता है तो उसे बोलते हैं डिफाइन। और जब उसको अपडेट करता है अपने अंदर रिएक्ट नए वर्चुअल डॉम में, तो उसको क्या कहते हैं, रिकंसिलेशन। यानी कि उस टॉपिक के अंदर जब अपडेट करेगा तो उसको कहते हैं रिकंसिलेशन। इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मान अब ना हम फटाफट से ना रिएक्ट का एक पेज बना, कैसे बनाएंगे वो देखो किस तरीके से बनाएंगे। जब हम रिएक्ट का पेज बनाते हैं ना, यानी कि रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए ना पहले एक प्रोजेक्ट को ना सेटअप करना पड़ता है। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊंगा कि एक ना बीट, VITE, इसका स्पेलिंग जरूर VITE है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। इसके साइट के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमें स्क्रॉल करना है थोड़ा सा और थोड़ा सा और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर हम इस बटन कॉपी करेंगे कमांड को। और कमांड को कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम क्या, फोल्डर का नाम रखेंगे फ्रंट। ठीक है, इसका नाम रख देंगे फ्रंट। अब इस फ्रंट एंड को हम अपने जब टर्मिनल में खोलेंगे, ठीक है, टर्मिनल में खोलने के बाद में जो हम वहां से कमांड कॉपी करके लाए हैं ना, जो कमांड हम वहां से कॉपी करके लाए हैं उसको कमांड को हम यहाँ लिख देंगे, पेस्ट कर देंगे। जिस मोमेंट में मैं एंटर करूंगा ये मेरे से कुछ चीजें पूछेगा। ठीक है, क्या चीजें पूछेगा वो अभी दिखा देते हैं। ये पूछेगा कि अब मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं इसको वाई बोल देता हूँ, हाँ तुम आगे प्रोसीड करो। ये आगे कुछ इंस्टॉल करने लगेगा। अब ये पूछेगा कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। अभी के लिए मैं कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट का कुछ नहीं रखते, खाली वीट प्रोजेक्ट कर देते तो एंटर कर देते हैं। अभी पूछेगा तुम क्या यूज करने वाले हो, फ्रेमवर्क सेलेक्ट करो। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर क्या, तो ये। अब रिएक्ट में हम किससे करेंगे, किससे करना है तुम्हें वो बताओ इसको, कि भाई किससे करना है, टाइपस्क्रिप्ट से करना है, जावास्क्रिप्ट से करना है, हमें करना है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के करने के बाद ये पूछेगा क्या मैं npm एंड स्टार्ट नाउ कर दूं, तो मैं इसको बोलूंगा हाँ भाई कर दो। अब ये कुछ इंस्टॉल करना है डिपेंडेंसीज वगैरह, जैसे कि तुम इसमें देख पाओ। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ फोल्डर्स बन के आए जिस मोमेंट पे ये इंस्टॉलिंग लिखा आया। तो क्या फोल्डर्स हैं, एक पब्लिक नाम का फोल्डर है, एक SRC नाम का फोल्डर है, एक गिट इग्नोर नाम का फोल्डर है, ES क्लाइंट कॉन्फ़िग जेएस, कुछ ना कुछ तो हमारे पास में यहाँ चीजें आई। ये बेसिक फोल्डर है। अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि ये जो नोड मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर में रिएक्ट और बाकी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती हैं। लाइब्रेरीज कौन सी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तुमने तुमसे मैंने बोला रिएक्ट तो खुद एक लाइब्रेरी है, तो उसमें और कौन सी लाइब्रेरी एग्जिस्ट करेंगी, कौन सी भी लाइब्रेरी हो सकती है। मान के चलो तुम्हें कुछ एनिमेशंस लगानी है, तो उसका तुम लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आ जाएगी, उसकी फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, मान के चलो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि तुम्हें राउटिंग सेटअप करनी है, तो तुम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करोगे तो उसकी भी फाइल्स नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएंगी। तो उसको हमें छूना नहीं है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। ये किसके काम की है, ये हमारे प्रोजेक्ट के काम की है। हमें इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, बस इतना समझो। अब दूसरा फोल्डर हमारे पास आता है पब्लिक नाम। इसमें क्या चीज आती है, इसमें स्टैटिक फाइल्स, इमेजेस या फिर फेविकॉल आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मेनली इमेजेस के लिए या फिर कोई भी तुम्हें आइकन्स रखने उसके लिए इधर में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो SRC है, ये तुम्हारी मेन फाइल है, यहाँ पर ही सारी चीजें होती हैं। SRC फोल्डर में तुम जितना भी अपना 95% कोड करोगे ना, वो सारा कोड तुम अपने SRC फोल्डर में करोगे। ठीक है, ये है हमारे पास में सबसे पहली एक फाइल है app.jsx। देखो, app.jsx है ना, वो हमारी मेन फाइल। ठीक है, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, आगे चलकर इस पे हम राउट्स वगैरह सारी चीजें यहीं पर डिफाइन करते हैं, यही हमारी मेन फाइल। यहाँ पर हम सारी चीजें करते हैं, सारी मतलब चीजें इसमें ही रखते हैं। अगर मैं तुम्हें इसे ओपन करके दिखाऊं, जिस मोमेंट पे ये जो हमें लोकल होस्ट 5173 हमें एक लोकल होस्ट मिला है, अगर मैं इसको क्लिक करके अपने इसमें खोलूं, तो यहाँ पर देखो कुछ एक ना चीजें आती हैं स्टार्टिंग से, गेट स्टार्टेड, एडिट SRC app.jsx, सेव टेस्ट HMR, ये कुछ चीजें लिख के आई है। लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, काउंट इज 0। अभी के लिए बस इस पे ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें काउंटर दिखाया था, ये काउंटर। अब इस काउंटर में क्या था, क्लिक भी करने पे ये वैल्यू बढ़ रही थी,
सेम इसी तरीके से जब मैंने इसको जो बीट वाला है इसको मैंने अगर इंस्टॉल करा है तो इसमें भी काउंटर बन गया है, जो है काउंट इज 0 लिखा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें भी देखो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो रही है। और ये कितना फास्ट हो रहा है तुम समझ नहीं सकते, ये चीजें कितनी फास्ट जा रही हैं। मैं जितनी जल्दी अभी क्लिक करता हूँ ये एकदम से सेकंड के अंदर में करता है। ये कैसे हो रहा है? ये हमारी स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू होता है। अब तुम्हें मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताएंगे इस वीडियो में, जैसे कि कंपोनेंट, ठीक है, स्टेट, स्टेट मैनेजमेंट। टेंशन मत लो, इन वर्ड्स को सुन के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम आगे चल के ये सारे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर से सारी चीजें हटा दूं और अगर मैं खाली तुम्हें इस काउंटर का कोड दिखाऊं, ठीक है, इसका कोड दिखाऊं, काउंटर का कोड दिखाऊं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो और यहाँ पर हमारे पास वाला एक कोड आ गया है, जिसको मैं अगर मैं इस zip फाइल को हटा दूं, ठीक है, और मैं क्या करूँ, इसको भी हटा दूं, ये हटा दिया मैं इस zip को भी हटा देता हूँ यहाँ से। और भी आलतू फालतू की मैं सारी चीजें यहाँ से हटाना चाहूंगा, जैसे कि एक और सेक्शन है इसको भी हटा दूं और इस सेक्शन को भी हटा दूं। अब हमारे पास बस सिर्फ एक काउंटर का कोड बन के रह गया है, जो कि कुछ इस तरीके से है, तुम देख सकते हो। यहाँ पर एक क्या है, काउंट, सेट काउंट और यूज स्टेट, ये एक हुक होता है। अभी के लिए सिर्फ देख लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर समझ में नहीं आए। आगे चल के मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक हुक है जिसमें कि एक ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, सेट काउंट की वैल्यू काउंट+1 हो जा रही है, और नॉर्मली हम उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि सर ये जो रिएक्ट का फोल्डर बन के आया है, इसमें जो app.jsx है, इसमें कुछ कुछ चीजें तो जानी पहचानी से लग रही है, जैसे कि बटन, ये तो हम उसमें भी लिखते थे HTML में, ये सेक्शन ये तो HTML में भी था, ये आईडी तो HTML में भी थी, एग्जैक्टली। अब तुम यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ो कि app.jsx, ये जो JSX एक्सटेंशन है, ये है क्या? तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए। अब एक बार ना हम इस JSX को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या है, ये जो ना HTML जैसा दिख रहा है, ये कंप्लीटली HTML नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीटली एक HTML नहीं है, ये है JSX, जिसमें कि क्या है, जावा स्क्रिप्ट XML। JSX की फुल फॉर्म क्या है, जावा स्क्रिप्ट XML, मतलब तुम जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा सिंटेक्स लिख सकते हो, ठीक है। वाइट, इसके पीछे क्या यूज कर रहा है, बेबल। बेबल क्या है? बेबल एक JS ट्रांसलेटर है, जो कि ES6 आने के बाद में हमारी जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसको ब्राउजर के अंदर में पुरानी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके दिखा देता है। बेबल के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि JSX क्या है, जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। जावास्क्रिप्ट XML। अगर तुम्हारे यहाँ पे सवाल आ रहा है कि लिख तो हम HTML रहे हैं तो XML क्यों? HTML इसलिए जरूरी है कि HTML हमें कभी एरर नहीं देता है। जैसे कि अगर तुमने ये बटन यहाँ पे स्टार्ट करा और ये बटन यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगर तुम HTML के अंदर लिखोगे और इसको क्लोज नहीं करोगे तो ये कभी एरर नहीं देगा, लेकिन XML एरर दे देगा। और एरर्स हमारे लिए सही कोड लिखने के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें क्लास की जगह क्लास नेम लिखा जाता है, जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ठीक है। अब अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी की चीजें आने वाली वीडियो में समझते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है वरुण रावत, और आज हमने क्या सीखा है कि रिएक्ट है क्या, रिएक्ट क्यों जरूरी है, वर्चुअल डॉम है क्या, वर्चुअल डॉम काम कैसे करता है, JSX पे थोड़ी बहुत चीजें हमने समझी हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ है अभी थोड़ा सा, लेकिन टेंशन ना लो, आने वाली वीडियोस में तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और तुम्हें रिएक्ट में बहुत मजा आने लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, सी यू।